आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे इनके बारे में और जो भी महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी इनके बारे में। यदि आप लोग ने शिवाजी के उत्तराधिकारी का वीडियो नहीं देखे है तो पहले उसे जाकर देख ले। उसके बाद आपको इन सभी युद्ध और जितनी भी संधियाँ हुई थी इन सभी को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज को क्लास को शुरू करते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था यह 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए चला जाता है और उसने सूरत की संधि 1775 ईस्वी में कर लेता है, जिस कारण जो पहला मराठा युद्ध हुआ था इसी कारण हुआ था। देख लेते हैं आगे सूरत की संधि और उनकी शर्तें। मुंबई और थाने जैसे क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। जो सूरत की संधि में हुआ था वह कि जो मुंबई और थाना का क्षेत्र है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। सूरत से आने वाला जो राजस्व कर था वह अंग्रेजी कंपनी के साथ बांटा जाएगा। उसके बाद अंततः रघुनाथ राव पेशवा बनने की चाह में इन सभी शर्तों को मान लेता है। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में शुरू हो जाती है। रघुनाथ राव और अंग्रेजी कंपनी की तरफ से कर्नल कीटिंग एक साथ थे और मराठों का नेतृत्व इस समय हरिपंथ फाड़के कर रहे थे। परंतु इस युद्ध के दौरान ही सूरत की संधि का एक कॉपी बंगाल प्रेसिडेंसी में भेजा गया। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, तो इन्होंने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, इन्होंने जो सूरत की संधि हुई थी अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच उन्हें इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए कहा गया और इसी के साथ पुरंदर की संधि संपन्न हुई। जितने भी संधि हुई थी उनको भी एक एक करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो पुरंदर की संधि संपन्न हुई। पुरंदर की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच 1776 ईस्वी में हुई। तो पुरंदर की संधि को देख लेते हैं। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो शर्तें थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस संधि के तहत सवाई माधवराव को ही पेशवा माना जाएगा। जो सवाई माधवराव थे यह इस समय मराठा साम्राज्य के पेशवा पद पर थे, तो इन्हीं को पेशवा माना गया। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी किसी भी मराठा के साथ विरोधी संधि नहीं करेगा, यानी कि उसके खिलाफ नहीं लड़ेगा। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजी कंपनी द्वारा मराठाओं के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था उन्हें पुनः लौटा दिया गया। पुरंदर की संधि के तहत जो भी मराठाओं से अंग्रेजों ने जीता था उसे इन्होंने वापस कर दिया। इसके बाद मराठाओं ने 1770 ईस्वी में फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। इस संधि के अनुसार फ्रांस द्वारा मराठाओं को 2500 यूरोपीय सैनिक दिए गए और 10,000 भारतीय सैनिक को यूरोपीय प्रतिरक्षण देने की बात की गई। इसके बदले में मराठाओं द्वारा फ्रांस को पश्चिम बंदरगाह व्यापार करने के लिए दे दिया गया। इन सभी बातों का पता चलने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका विरोध कर आक्रमण कर दिया। इस समय मराठाओं का नेतृत्व महादजी शिंदे कर रहे थे। अंग्रेजी सेना ने तेलगांव के पास हमला कर दिया। इसका जवाब में मराठाओं ने भी इन पर हमला कर दिया और उन्हें वहां से भागने को मजबूर कर दिया। तो अंग्रेजी सेना भागकर बड़गांव के क्षेत्र में आ पहुंचे, परंतु यहाँ भी मराठाओं सेना ने इन्हें घेर लिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना ने आत्मसमर्पण कर दी और मराठाओं के साथ संधि कर ली।
तो देख लेते हैं अगला संधि, जो कि बलगांव की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। तो आपको इन सभी को कहानी की तरह पढ़ना है, जिससे आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा और आप जल्दी भूल भी नहीं पाएंगे। तो बलगांव की संधि 1779 ईस्वी में होती है। 1775 से लेकर जितने भी अंग्रेजी कंपनी ने मराठा क्षेत्र को कब्जा किए थे, उन सभी को मराठाओं को वापस देने पड़े। परंतु बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, इन्होंने बलगांव की संधि को अस्वीकार कर दिया। जो वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के गवर्नर जनरल, इन्होंने बलगांव की संधि को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों द्वारा महादजी शिंदे को पकड़ लिया गया, जो कि मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें दोनों पक्षों के तरफ से बात रखने का अवसर प्रदान किया, यानी कि जो महादजी शिंदे थे यह दोनों तरफ से बात करेंगे। इन्हें बीच का भागीदारी सौंप दिए। तो उसी के बीच में सालबाई की संधि हुई, जिसके तहत जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वह समाप्त हुई। तो इनके बारे में जान लेते हैं। सालबाई की संधि 1782। सालसेट का क्षेत्र, जो कि थाना और बम्बई का पड़ता था, इस पर अंग्रेजी कंपनी का नियंत्रण हो जाएगा इस संधि के तहत। 1776 की पुरंदर की संधि में जो मराठाओं ने कब्जा किए थे उन्हें पुनः अंग्रेजी कंपनी को दे दिया जाएगा, यानी कि जो भी मराठाओं ने कब्जा कर लिए थे 1776 की संधि में, उसे फिर से अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। मराठा किसी भी अन्य यूरोपीय देश के साथ संधि नहीं कर सकता, यानी कि इस संधि के तहत मराठा किसी भी यूरोपीय देश के साथ संधि नहीं कर सकता था। महादजी शिंदे को दोनों पक्षों का भागीदारी सौंप दी। सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुई। ठीक है ना, सालबाई के संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। तो इसके पहले बैकग्राउंड कहानी को समझ लेते हैं कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह किस लिए हुआ था। 1795 ईस्वी में सवाई माधवराव की मृत्यु हो गई। जो सवाई माधवराव थे, जो पेशवा के पद पर नियुक्त थे, इनकी मृत्यु 1795 ईस्वी में हो जाती है। तो इसके बाद अगला पेशवा रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय बना। रघुनाथ राव पेशवा नहीं बने, इन्होंने अपने पुत्र को पेशवा बनाए। परंतु यह एक कमजोर शासक था, जो इसका भागदौड़ नाना फडणवीस ने चलाए। जो रघुनाथ राव का पुत्र था बाजीराव द्वितीय, यह एक कमजोर शासक था, इसलिए इसका भागदौड़ नाना फडणवीस ने चलाया। नाना फडणवीस की भी मृत्यु 1800 ईस्वी में हो गई। जो इनका भागदौड़ चला रहे थे, तो इनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हो जाती है। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य छोटे छोटे गुटों में बट गया और आपस में ही संघर्ष करने लगे। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य छोटे छोटे दल में बट गए और आपस में ही संघर्ष करने लगे। इस समय दो प्रमुख वंश होलकर और सिंधिया वंश आपस में संघर्ष कर रहे थे। जो प्रमुख वंश थे होलकर और सिंधिया, यह आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जो पेशवा थे इन्होंने सिंधिया वंश का साथ दिया। तो होलकर वंश की तरफ से यशवंत राव होलकर नेतृत्व कर रहे थे और सिंधिया वंश की तरफ से दौलत राव और पेशवा बाजीराव द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे। 1802 में पुणे के पास यशवंत राव होलकर की सेना ने पेशवा और सिंधिया वंश की सेना को हरा दिया। जो होलकर वंश थे इन्होंने पेशवा और सिंधिया वंश की सेना को हरा दिए 1802 ईस्वी में। परिणाम स्वरूप बाजीराव द्वितीय पेशवा के पद को छोड़कर बसीन के क्षेत्र में चले जाते हैं। जो बाजीराव द्वितीय थे यह पेशवा के पद पे नियुक्त थे, तो यह पेशवा के पद को छोड़कर बसीन के क्षेत्र में चले जाते हैं।
इसके बाद यशवंतराव होलकर खुद पेशवा न बनकर विनय राव को पेशवा के पद पर नियुक्त किए। जो होलकर वंश के नेतृत्व कर रहे थे यशवंत राय, यह अगला पेशवा नहीं बने, इन्होंने विनय राव को पेशवा बना दिए। इसके बाद बाजीराव द्वितीय थे, यह फिर से पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए वह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। ठीक है ना। जो बाजीराव द्वितीय थे यह बसिन के क्षेत्र में चले जाते हैं, उसके बाद यह वापस आते हैं और फिर पेशवा बनने की चाह करते हैं, तो यह मदद मांगने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाते हैं। तो उसके बाद बसिन की संधि को देख लेते हैं। 1802 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बाजीराव द्वितीय की सहायता करने के लिए तैयार हो गया और इसी क्रम में इन्होंने बसिन की संधि की। देख लेते हैं बसिन की संधि 1802 की शर्तें। बाजीराव द्वितीय को सूरत का क्षेत्र अंग्रेज को देना पड़ेगा। जो सूरत का क्षेत्र था, यह जब बाजीराव द्वितीय पेशवा बन जाएगा तो उन्हें सूरत का क्षेत्र अंग्रेज को देना पड़ेगा। यह बसिन की संधि में शर्तें रखी गई। मराठाओं द्वारा निजाम से लिया जाने वाला कर, चौथ कर समाप्त करना पड़ेगा। जो निजाम से लिया जाता था चौथ कर, इसे समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन किए थे, इसीलिए जो चौथ कर था वह समाप्त कर दिया जाएगा। अंग्रेजी कंपनी के द्वारा 6000 सैनिक बाजीराव द्वितीय के सहयोग के लिए दिया गया। जो 6000 अंग्रेजी सैनिक मिले थे, पेशवा बनने के बाद इनका खर्च इन्हें ही उठाना पड़ेगा। ये सभी बसिन की संधि में रखा गया। अंग्रेज का जिस देश के साथ संघर्ष चल रहा होगा उसका साथ देना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप 1803 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय पेशवा पद पर नियुक्त हो गए, यानी कि वह फिर से पेशवा बन जाते हैं, परंतु इनका नियंत्रण बहुत हद तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के पास पहुंच गया, क्योंकि अंग्रेजों के मदद से ही यह फिर से पेशवा के पद पर आ गए थे। संधि के बाद मराठा साम्राज्य के जितने भी वंश थे वह सभी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। जो बसिन की संधि हुई थी, इसके बाद जो भी मराठा वंश के छोटे छोटे गुट थे वह सभी अंग्रेज के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया, जिसे हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। सिंधिया वंश, भोसले वंश और होलकर वंश ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, परंतु यह अभियान असफल रहा। जो मराठा साम्राज्य के वंश थे, सिंधिया वंश, भोसले वंश और होलकर वंश, इन सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, परंतु यह असफल रहा, क्योंकि यह तीनों वंश अंग्रेजों से अलग अलग रह रहे थे, एकजुट होकर नहीं रह रहे थे, इसीलिए यह हार गए। इसके बाद मराठाओं वंश ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। जो मराठा के वंश थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। तो देख लेते हैं इन संधि के बारे में। इन्हीं संधि के बाद जो द्वितीय मराठा युद्ध था यह समाप्त हो गई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि। यह संधि अंग्रेजी कंपनी और सिंधिया वंश के बीच हुआ 1803 ईस्वी में। ठीक है ना। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो कि 1803 ईस्वी में हुआ। इसके बाद देवगांव की संधि हुआ 1803 ईस्वी में। यह संधि अंग्रेजी कंपनी और भोसले वंश के बीच हुआ। उसके बाद राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुआ। यह संधि अंग्रेजी कंपनी और होलकर वंश के बीच हुआ। इन सभी संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इनका समय 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। तो चलिए इनके बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं और इनके मध्य जो भी महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी उनके बारे में भी जान लेंगे। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड की कहानी को समझना पड़ेगा। तो चलिए कहानी को समझना शुरू करते हैं।
मराठा जो भी अभियान करते थे उसमें पिंडारी उनके साथ मिलकर रहते थे। जो पिंडारी थे यह मराठा के साथ जो भी युद्ध करते थे उसमें इनका सहयोग करते थे। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा ज़्यादातर अभियान नहीं कर पाते हैं और इस कारण पिंडारी का भी कमाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भी युद्ध करते थे मराठा उनका साथ पिंडारी रहते थे और उनसे ही इनका कमाई होता था। परंतु द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो मराठा साम्राज्य है यह ज़्यादा युद्ध नहीं कर पाते हैं, जिनसे पिंडारी का भी कमाई में कमी आ जाती है। तो देखते हैं यह आगे चलकर क्या करते हैं। इसके बाद पिंडारी अपनी कमी को पूरा करने के लिए निजामों के क्षेत्र यानी कि हैदराबाद के जो क्षेत्र थे, उसके बाद कर्नाटक के नवाब के क्षेत्र, मालाबार के क्षेत्र और अंग्रेज कंपनी के जो भी क्षेत्र थे वहाँ पर लूटपाट करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड हेस्टिंग जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल थे, इन्होंने पिंडारी और मराठा पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। कर तो पिंडारी रहे थे परंतु इनके साथ मराठा को भी लड़ना पड़ा, क्योंकि जानते थे अंग्रेज की जो पिंडारी है वह मराठा के साथ मिले हुए हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का यह प्रमुख कारण में से एक है, ठीक है ना। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें से एक कारण यह भी था। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी और पेशवा के बीच 1817 में पूना की संधि संपन्न हुई। जो पूना की संधि थी यह 1817 में संपन्न हुई। तो देख लेते हैं पूना की संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई। तो पूना की संधि 1817 की शर्तें, इसमें अंग्रेज कंपनी ने पेशवाओं से नर्मदा नदी का उत्तर का क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। जो पेशवाओं के पास था नर्मदा नदी का उत्तर का क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, यह अंग्रेज कंपनी ले लिए पूना की संधि के तहत। इसके बाद पेशवा गायकवाड़ वंश से कर नहीं ले सकता। उस समय जो छोटा राजवंश था पेशवा वंश, तो पेशवा जो गायकवाड़ वंश से कर नहीं ले सकता, क्योंकि जो गायकवाड़ वंश थे यह अंग्रेज का सपोर्ट करते थे। पेशवा किसी भी भारतीय राजा से संधि नहीं कर सकता, जो कि पूना की संधि के तहत शर्तें लागू की गई कि पेशवा किसी भी भारतीय राजा से संधि नहीं कर सकता। तो यही सभी शर्तें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण बना। इसी कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुई थी। इन सभी शर्तों के कारण पेशवाओं ने अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ विद्रोह का निर्णय लिया। जो पेशवा थे इन सभी शर्तों के बाद अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ विद्रोह का निर्णय लिए, क्योंकि पेशवा के पद में कोई भी हक नहीं गया था, इसलिए इन्होंने विद्रोह का निर्णय लिए। इसके बाद बाकी वंश, भोसले वंश, होलकर वंश और सिंधिया वंश, जो भी छोटे छोटे वंश थे मराठा साम्राज्य के, यह सभी पेशवाओं के साथ मिल गए अंग्रेज कंपनी से युद्ध करने के लिए। तो इसी क्रम में इन सभी वंशों ने और दूसरे साम्राज्य को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। पेशवाओं और सिंधिया वंश ने सिख साम्राज्य और नेपाल साम्राज्य से मदद मांगने की कोशिश की। तो इसी क्रम में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया वंश को पकड़ लिया, जो कि सिख साम्राज्य और नेपाल साम्राज्य से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे। तो अंग्रेज कंपनी ने इसे पकड़ लिया। तो इसके बाद ही ग्वालियर की संधि संपन्न हुई। तो ग्वालियर की संधि जो हुई थी इसके बारे में देख लेते हैं। ग्वालियर की संधि 1817। ग्वालियर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया वंश के बीच हुई थी। तो ग्वालियर की संधि 1817 की शर्तें को देख लेते हैं। इनमें क्या क्या शर्तें रखी गई। इस संधि के तहत सिंधिया वंश को पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेज का साथ देना पड़ेगा। जो सिंधिया वंश थे मराठा साम्राज्य के छोटे वंश, तो अंग्रेज इसमें कहते हैं जो पिंडारी थे इनके विरोधी, तो इसमें पिंडारियों का साथ न देकर यह अंग्रेज का साथ दे। सिंधिया वंश पेशवा की कोई मदद नहीं कर सकता।
जो सिंधिया वंश थे या पेशवा की कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये सभी ग्वालियर की संधि में शर्तें रखी गई। पहला शर्त था, इस संधि के तहत सिंधिया वंश को पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देना पड़ेगा, यानी कि सिंधिया वंश को अंग्रेजों को साथ देना पड़ेगा पिंडारियों के विरुद्ध। और दूसरा शर्त रखा गया, सिंधिया वंश पेशवा की कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद पेशवा ने भोसले और होलकर वंश को आक्रमण करने का निर्देश दे दिया। तो इन्होंने पुणे में ब्रिटिश निवास को आग लगा दिया। जो ब्रिटिश स्थान जहाँ पे रहते थे वहाँ पर इन्होंने आग लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गई। यही से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुई। भोसले वंश के अप्पा राव भोसले द्वारा नागपुर में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सही कर ले, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को आग लगा दिया गया। जो ब्रिटिश का प्रेसिडेंसी था उसे वह आग लगा दिए नागपुर में। इसके बाद पेशवा द्वारा किरकी से ब्रिटिश कैंप पर भी आक्रमण किया गया। जो भोसले वंश थे इन्होंने नागपुर में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को आग लगा दिया और पेशवाओं द्वारा किरकी के ब्रिटिश कैंप पर आक्रमण कर दिया गया। इसके बाद शीतलबदी के क्षेत्र में भोसले वंश और अंग्रेजी कंपनी के बीच युद्ध शुरू हो गया। भोसले वंश और अंग्रेजी कंपनी के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाती है, परंतु किरकी में पेशवा और शीतलबदी में भोसले वंश की सेना दोनों की अंग्रेजों द्वारा पराजय हो जाती है। यानी कि किरकी में पेशवा हार जाते हैं और शीतलबदी में भोसले वंश अंग्रेजों द्वारा हार जाते हैं। इसी क्रम में होलकर वंश ने भी महिरपुर क्षेत्र में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया, परंतु यह भी असफल है। शीतलबदी क्षेत्र में भोसले वंश ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, परंतु यह भी युद्ध हार जाते हैं। इसके बाद पेशवा ने किरकी में अंग्रेजों पर आक्रमण किया, तो ये भी वहाँ पे पराजय हो गए। तो इसी क्रम में जो होलकर वंश थे इन्होंने महिरपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों पर आक्रमण किया, परंतु यह भी इस युद्ध में असफल है। तो इसके बाद अंग्रेजी कंपनी द्वारा होलकर वंश के साथ 1818 में मंदसौर की संधि संपन्न हुई। तो मंदसौर की संधि कब हुई? तो 1818 ईस्वी में हुई थी। इसी क्रम में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी सेना का साथ कोरेगांव का युद्ध किया। जो पेशवा बाजीराव थे अंतिम पेशवा, इन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ कोरेगांव का युद्ध किया, परंतु इस युद्ध में बाजीराव द्वितीय के भी पराजय हो गई, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी सेना थे यह बहुत ही मजबूत हो गए थे। इस युद्ध के हारने के बाद बाजीराव द्वितीय आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसी के साथ अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। तो पेशवा पद के अंतिम शासक बाजीराव प्रथम ही थे। इन्हीं के शासनकाल में जो पेशवा पद था इसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। इसके बाद बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिट्ठू नामक गांव में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया। अंग्रेजों द्वारा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिट्ठू नामक गांव में पेंशन के तौर पर जीने के लिए भेज दिया गया और वही इनकी मृत्यु 1853 ईस्वी में हो जाती है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण संधि हुई थी उनके बारे में। एक बार ओवरव्यू लास्ट में देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से सभी याद हो जाए। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधि। तो सबसे पहले हुई थी सूरत की संधि 1775 में, फिर होती है पुरंदर की संधि 1776 में, फिर होती है बड़गांव की संधि 1779 में, उसके बाद सालबाई की संधि होती है 1782 में, फिर होती है बसीन की संधि 1802 में, फिर देवगांव की संधि 1803 में, उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, उसके बाद होती है राजापुर घाट की संधि 1804 में, फिर होती है नागपुर की संधि 1816 में, उसके बाद ग्वालियर की संधि होती है 1817 में,
फिर होती है पुणे की संधि 1817 में, और लास्ट में चलकर होती है मंदसौर की संधि 1818 में। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुई, बताइए। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुई थी, तो यह 1775 ईस्वी में शुरू हुई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मराठाओं का नेतृत्व ऑप्शन डी हरिपंत फड़के कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो यह अंग्रेजों और मराठा के बीच लड़ा गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, सालबाई की संधि कब हुई, सालबाई की संधि ऑप्शन सी 1782 में हुई। क्वेश्चन नंबर 5, किस संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुई, ऑप्शन बी सालबाई की संधि 1782। क्वेश्चन नंबर 6, बसीन की संधि कब संपन्न हुई, बसीन की संधि 1802 में हुई। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले, 1802 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुई, ऑप्शन सी 1817 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, मंदसौर की संधि कब संपन्न हुई, ऑप्शन डी 1818 में। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। किस युद्ध के बाद पेशवा पद को अंग्रेज ने समाप्त कर दिया, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, ठीक है ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा पद के अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय बने थे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।